नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान, पेयजल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों को 10 करोड़ मंजूर, विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भी धनराशि की मंजूरी। फायर सीजन की तैयारी की सीएम ने ली समीक्षा बैठक, जंगल में आग बुझाने वाले मृतकों के आश्रितों को मिलेगा 15 लाख का मुआवजा, फॉरेस्ट लाइन का निर्माण करने की भी घोषणा। उत्तराखंड में कई जगह भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं, 6.1 बताई जा रही है भूकंप की तीव्रता। उत्तराखंड से जल्द चलेगी किसान रेल, देश के किसी भी मंडी या क्षेत्र में भेजे जा सकेंगे किसानों के उत्पाद, परिवहन में 50% तक की मिलेगी सब्सिडी। नैनीताल जल्द बनेगा खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 4 चांद लगाएंगे एप्पल और एस्ट्रो विलेज, अधिकारियों को पर्यटकों के लिए एप्पल विलेज बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में 14 फरवरी से करवट बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के जताए आसार, बढ़ सकती है एक बार फिर से ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक आदेश से उत्तराखंड शासन में अफरा तफरी का माहौल बच गया है। मुख्यमंत्री रावत ने 15 फरवरी से जिलावार सभी विधानसभाओं की विकास योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। समीक्षा का एजेंडा मुख्यमंत्री की विधानसभाओं को लेकर घोषणाएं रहेंगी जो पूरी नहीं हो पाई हैं। अफसरों में ऐसे में हड़कंप की स्थिति है। मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से एक घोषणा के बाबत जानकारी ली गई। इस दौरान संबंधित जिलों के विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश की जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम 15 फरवरी से शुरू हो रहे समीक्षा मीटिंग के फर्स्ट फेज में चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून को जोड़ सभी 9 जिलों की 37 विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो मेरी रेगुलर मैं करता रहता हूं और इस समय मैंने अभी कल परसों से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन तब तक ये आपदा के कारण ये नहीं हो पाया, तो अब हम 15 तारीख से उसकी शुरुआत करें। उत्तराखंड को 18वें CSI ASIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। बता दें कि उन्होंने उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार प्रदान किया। वहीं उत्तराखंड की ओर से ये पुरस्कार NIC और SIO के नारायण तथा संयुक्त सचिव गोपन विभाग ओमकार सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया। बता दें, उत्तराखंड को ये पुरस्कार प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग एवं NIC के अधिकारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले नेता रविंद्र जुगनान ने चमोली आपदा की रेस्क्यू कार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि आज टनल में फंसे हुए लोगों के 6 दिन हो गए हैं, अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला जा सका है। कई जगह मशीनें भी खराब होने की सूचना मिल रही है। ऐसे में जो 35 लोगों के अंदर होने की सूचना है, उनके परिवार वालों पर क्या कुछ बीत रही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई घोषणा के मुआवजे को भी शीघ्र ही परिवारों को दिया जाना चाहिए। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपरवाण जी अपनी पूरी टीम के साथ जो है इसमें लगे हुए। जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ CBI जांच की आदेश दिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के मंत्री भी दौरा करके जा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी वहां जा चुके हैं और मिनिस्टर्स भी जा चुके हैं। सारी फोर्सेस वहां लगी हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और भी तमाम एजेंसी सब लगी हुई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कितना पीड़ादायी है कि NTPC ने जिस टनल में 6 दिन तक 5 दिन तक रेस्क्यू चलाया, मालूम चला बाद में कि उस टनल में तो कभी काम ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे टाइम खराब किया गया। और जो काम जिस टनल पे हो रहा था, जहाँ मजदूर फंसे हैं, हमारे लोग फंसे हैं, वहाँ 5 दिन बाद काम शुरू हुआ। तो ये कैसा काम हो रहा है? हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं क्या? और जहां असली जगह काम 5 दिन बाद शुरू हुआ, वहां भी बता रहे हैं कि 5 घंटे में ही JCB बोल गई, गर्म हो गई, वो काम ही नहीं कर पाई, तो विड्रॉ करनी पड़ी। तो तालमेल कुछ नहीं। NTPC क्या कर रही है, कौन उसको मॉनिटर कर रहा है? क्या केवल हवाई दौरों से ही आपदा राहत का काम होगा? डांस स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 2 दिवसीय नेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर विभिन्न आयु वर्ग में पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली 3 प्रतिभागियों द्वारा काशीपुर में एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि डांस स्पोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा जलंधर में 2 दिवसीय नेशनल डांस स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई प्रांतों से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न आयु वर्गों में भाग लिया। हमने इस प्रोग्राम को जो स्टार्ट किया था वो जुलाई तक हम बच्चों को लेके गए। सबसे पहले हमने इस गुरु तो आप कह सकते हैं कि खुद से मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोई इंसान ऐसे गुरु उसमें नहीं मिले, बट लेकिन हमेशा से ये था कि मेरे को कुछ करना है। चाहे आप मेरे को ये डांस की हॉबी बचपन से थी, हमेशा से डांस के उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है मेरा, तो उसी के उसमें मैंने सोचा कि डांस है मेरा, मैं कर सकती हूँ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ नई चीज़ें, हमेशा शौक रहा था। डांस उसमें सबसे पहले था, तो इसी चीज़ को अभी आगे इसमें सीखा है क्वेश्चंस। उत्तराखंड में चमोली आपदा के 7वें दिन भी रेणी गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस पर गांव वालों का अंदेशा है कि रेडियो एक्टिव डिवाइस से निकलने वाली गर्मी से ही रविवार को बाढ़ आई है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन डायरेक्टर पीयूष रौतेला ने बताया कि झील में पानी निकलना शुरू हो गया है और वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि रविवार को चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद भयंकर बाढ़ आई थी और इस आपदा में 206 लोगों में से अभी तक 38 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 166 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो लोग बाढ़ के पानी के साथ या मलबे में दब गए होंगे या बाढ़ के पानी के साथ बह गए होंगे, उनकी तलाशी अभियान पूरी अलकनंदा रिवर का जो स्ट्रेच है डाउन स्ट्रीम ऑफ मरवाड़ी या फिर तपोवन, वहाँ पर चल रहा है। उसमें पुलिस, SDRF, NDRF, हमारी जो लोकल पुलिस है, राजस्व की टीमें हैं, और उसी के साथ नेवी के डाइवर्स भी हैं। पूरे इलाके में तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति अगर हो तो उसे खोजा जाए। चमोली में आई भारी प्राकृतिक आपदा के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं तपोवन में तबाही के चलते सेना सहित ITBP, BRO की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। खबरों के मुताबिक जिला अधिकारी व प्रशासन की टीम का लगातार प्रभावित इलाके में निरीक्षण जारी है। आई है, इस मशीन द्वारा अब ड्रिल किया जाएगा और इसका ड्रिल सेना भर्ती के लिए युवाओं को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य करने के बाद विकासखंड बैरीनाग के सेना में भर्ती में जाने वाले युवाओं के CSC में कोरोना सैंपल का शिविर लगाया गया। सैंपल देने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में युवा अस्पताल परिसर में पहुंच गए। थाना अध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने युवाओं को लाइन में खड़ा कर दिया। इसके बाद कोरोना की सैंपलिंग शुरू हो गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए 5 टेबलों में सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें युवाओं का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। कोरोना की जांच हो रही है, जो आर्मी भर्ती 16 तारीख को रानीखेत में होने में वो बच्चे आ जाए हुए हैं। सभी की जांच यहाँ पर करके 5 हमने सेंटर बनाए हैं। तुरंत उन्हें एक SRF ID दी जा रही है और एक लिंक बताया जा रहा है। उस लिंक पर वो जाएंगे। 15 तारीख को उनके मोबाइल में जब लिंक पे जाके SRF ID डालेंगे तो उनको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। और नौकरी दो या डिग्री वापस लो, डोईवाला में ये मुहिम शुरू हुई है। ये मुहिम दिल्ली NSUI कार्यालय से शुरू हुई है और उत्तराखंड में भी लॉन्च हो गई है। डोईवाला कॉलेज के बाहर से NSUI डोईवाला ने इस मुहिम को लॉन्च किया और नारे लगाए कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो। छात्र छात्राओं का कहना है कि ये सरकार 2014 में बोलकर आए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मगर इतने साल हो गए, 14 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, मगर 12 लाख नौकरियां भी अभी तक नहीं मिल सकी हैं। नौकरी दो या डिग्री वापस लो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NSUI जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। छात्र शोषण बंद करो। मुहिम लॉन्च की है जिसका नाम है नौकरी दो या डिग्री वापस लो, जो कि हमने राज्य सरकार और प्रदेश केंद्र सरकार के लिए एक मैसेज दिया है कि जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी पास आउट करके डिग्रियां लेके घर में बैठे हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे। केंद्र राज्य सरकार ने कहा था 4 लाख रोज़गार हम हर साल देंगे, पर कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, बल्कि जिनकी नौकरियां थी वो भी चली गई हैं इस लॉकडाउन में।
खबर बाजपुर से है, जहां सैकड़ों किसान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर अपने खेत से एक मुट्ठी मिट्टी या एक लोटा पानी लेकर दिल्ली के गाजीपुर रवाना हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्ढा ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में बिलासपुर निवासी युवा किसान की मौत को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। उन्होंने मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने की मांग की है। बता देते कि बीते 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में किसान की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों को मृतक युवा किसान श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने खेतों से एक मुट्ठी मिट्टी और एक लोटा जल लाने का आह्वान किया था। बॉर्डर पे जाना है, वो लड़का जो शहीद हुआ है नवनीत सिंह, उसके गोली जो लगी है वो सरकार मिलके, डॉक्टरों ने सरकार के साथ मिलके वो गोली नहीं दिखाई। हमें इस बात का बहुत दुख है। हमने खुद देखा है गोली जो है आर पार निकली हुई है, वो गोली से मौत हुई उसके हम याद में हम शोक मार्च लेके जा रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर के लिए, पानी और मिट्टी लेके जा रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में तराई किसान मजदूर संगठन के द्वारा मौन जुलूस निकाला गया। तराई किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसान मजदूर महिलाओं ने गुरुद्वारा में एकत्र होकर मौन जुलूस निकाला। वहीं मौन जुलूस दिनेशपुर नगर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः गुरुद्वारा में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान संदिग्ध रूप से शहीद हुए किसान नवरीत को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। मीडिया से बात करते हुए किसान नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह ने कहा कि युवा किसान नवनीत की मृत्यु संदिग्ध है तथा हम लोग उसकी मृत्यु की विस्तृत जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के विरुद्ध बना है, केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। नौजवान नवरीत सिंह, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोई सरकार के कान जगाने के लिए, कुंभकर्ण नींद में सो रही है ना सरकार, उसको चेतना देने के लिए हमने मौन जुलूस निकाला। तो आप लोग सारे जानते हैं उनके सारे पर्दे, सारे उनके खेल उजागर हो गए जो भारत सरकार के बार बार प्रपंडे करती है। ये सारे उन्हीं के आदमी थे। और नहीं तो आज वो भारत जो है लाल किले की तरफ कैसे गए, वहाँ पे उन्होंने झंडा कैसा फहराया, लाल किले के बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी चौकसी क्यों नहीं बरती, उनकी जो सिक्योरिटी थी, उनकी जो फोर्स थी वो कहाँ गई, जो उनका मेन गेट था वो कैसे खुला रह गया, वहाँ तो अंदर चिड़िया भी फर नहीं मार सकती और वहाँ पे अंदर कैसे लोग घुस गए। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके मन का भ्रम है, ये किसानों का ही है। ये और किसान ही वहाँ बैठे हैं, वहाँ ये पूरी किसान के अलावा आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ हर समाज का व्यक्ति बैठा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वर्ग वहाँ है और हर वर्ग वहाँ हर बॉर्डर पर सेवा भी कर रहा है। ये तो खाली वो हम लोगों को तितर बितर करने वाली बात है कि ये लोग आपस में फूटे। और अब खबर डोईवाला से, जहां दिल्ली में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह कर रहे रिंकू शर्मा की हत्या से गुस्साए हिंदूवादी संगठन और भाजपाई केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिल्ली सरकार का पुतला फूंका गया है। रिंकू शर्मा की हत्या से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तमाम हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार से हत्या के खुलासे की मांग करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। दर्दनाक विवश तरीके से आतताइयों ने हत्या करी है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हमने आज केजरीवाल सरकार का पुतला दहन किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जब से जो सरकार में आए आतताइयों को बहुत ज़्यादा छूट मिल रखी है। दिल्ली बंगाल बनता जाए, दिल्ली अगला कश्मीर न बन जाए, इसके लिए हमारा विरोध है। जब से केजरीवाल जी अखलाक से मिलने चले जाते हैं, गौरव नारंग की हत्या होती है, वो चुप रहते हैं, ना उनका ट्वीट होता है। खबर उत्तराखंड से, जहां कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल लालकुआ में बीते कई माह से जरूरी दवाएं नहीं हैं, जिसके चलते अस्पताल में सस्ते इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीज को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बाजार से महंगी दवाएं भी खरीदनी पड़ रही हैं। बताते चले कि इस अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, जिन्हें जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। मरीज व उनके तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल से उन्हें जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। मरीजों ने अस्पताल में जगह की कमी की बात कहते हुए कहा कि इससे आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त स्थान नहीं है, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कुंभ मेले के चलते सरकार द्वारा उत्तराखंड के सभी नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण कर
कई पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड प्रवेश द्वार पर दिल्ली हरिद्वार मार्ग NH 58 का 4 लाइन कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी हाईवे से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। वहीं यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए देहरादून मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही देहरादून सहित हिमाचल व अन्य राज्यों में आवागमन करने वाले यात्री कम समय में ही अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। अगर हरिद्वार जाना होता था तो भी रुड़की को गुजर के जाना होता था, उसके लिए रुड़की में जाम काफ़ी लग जाता था। और देहरादून जाना होता तब भी रुड़की को निकल के जाना होता था, तब भी काफ़ी जाम लग जाता था। तो सबसे पहले तो अब हमें जैसे देहरादून जाना है तो हमें ये अच्छा शॉर्टकट है और इसका आम जनता को बहुत फ़ायदा होने वाला है और बाहर से आने वाले टूरिस्ट को बहुत फ़ायदा होगा। कुंभ मेले को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। कुंभ मेले को लेकर ही सड़कें बनाई जा रही हैं, पुलों का निर्माण किया जा रहा है। मंगलौर से भी एक बाईपास निकाला गया है जो कि हरिद्वार और देहरादून को निकाला गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हरिद्वार और देहरादून बाईपास है। यहाँ से दिल्ली से आने वाले वाहन जो हैं देहरादून और हरिद्वार को जाएंगे और ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ये शुरू कर दिया गया है छोटे वाहनों के लिए। यहाँ से जो है रुड़की वाहनों को जाना नहीं पड़ेगा। करीब 8 या 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। सरकार कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह सतर्क है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 की घटना है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? तथा कथित विकास के कार्य होते हैं लेकिन इस तरह के विनाश नहीं होते। सड़क की चौड़ाई ज्यादा कर दी गई है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही। पहाड़ों में सड़क का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। विकास और समृद्धि दोनों में बड़ा अंतर है। एक तरफा होता है, समृद्धि सबको जोड़ के चलती है। चीन या अन्य देशों की हम तुलना करते हैं, ये बड़ी स्वाभाविक है। वहाँ पे एक कैरेक्टर है, कमिटमेंट है। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। बात करेंगे अगली खबर की। बैंगलोर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने डीजल और मिट्टी के तेल की एक दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान मौके पर एक भूमिगत टैंक पाया गया। इस टैंक की क्षमता 1000 लीटर की बताई जा रही है। खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर नमूने लिए गए। इसके बाद दुकान को सील कर दिया गया। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने मैंगलोर में हाईवे पर एक दुकान पर छापा मारा और दस्तावेज को अपने कब्जे में ले लिया। जांच में कमियां पाई गई हैं। इसके बाद दुकान की तलाशी ली गई तो एक मौके पर भूमिगत टैंक पाया गया। कि यहाँ पर शिकायत आई थी कि इस प्रकार से इलीगली तेल का भंडारण यहाँ पे किया जा रहा है बिना अनुमति के, तो उसी के क्रम में आज छापेमारी की गई है। और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टैंक पाया गया है जिसकी पुष्टि जिला पूर्ति ऑफिस से की गई है कि इसकी कोई अनुमति नहीं है और इनको इस प्रकार से टैंक बनाने का कोई वो नहीं है अनुमति।
तो उसी के क्रम में अभी इस प्रेमिसेस को जहाँ पे इन्होंने टैंक बनाया हुआ है उसको सील किया गया है और इसमें जांच कराकर विस्तार से इसमें जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं सीधे चमोली की तस्वीरें, जहां पर जोशी मठ में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और ये लगातार आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जवान जो लगातार पिछले 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी यहां पर टीम को सफलता हाथ नहीं लगी है। 35 मजदूर जो कि टनल में फंसे बताए जा रहे हैं, उन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका है। और इसको लेकर विपक्ष के साथ ही तमाम अन्य संस्थाओं ने भी सरकार पर हमला बोला है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से अभी तक तमाम टीमों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। और ये लगातार हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन कर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि टनल में फंसे हुए 35 मजदूरों को सकुशल निकाला जाए। आपको बता दें कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के तहत ये तमाम मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे थे। जिस समय बाढ़ आई, ये मजदूर टनल के अंदर ही थे और पानी के अधिक बहाव की वजह से ये बाहर नहीं निकल पाए। और घटना के बाद से ही लगातार इन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। ये सीधी तस्वीरें आपको जोशी मठ से हम दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के तमाम जवान लगातार कोशिशों में लगे हुए कि किसी तरह से कोई रास्ता निकले जिससे टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा वैज्ञानिकों के साथ ही नई टेक्नोलॉजी और भारतीय सेना की भी मदद ली जा रही है कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यदि काम करे तो इन मजदूरों को किसी तरह सकुशल बाहर निकाला जा सके। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की ताज़ा तस्वीरें आप तक ये न्यूज़ के माध्यम से। आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जॉइंट टीमों द्वारा लगातार जारी है और भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह टनल से उन 35 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लगी है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पानी का बहाव अभी भी बहुत तेज है। ऐसे में टीमों के लिए ये खासी चुनौती है कि टनल से उन 35 मजदूरों को बाहर निकाला जाए और साथ ही साथ अपनी टीम के जवानों को भी सुरक्षित रखा जाए। और ये आप देख सकते हैं तमाम मशीनें जिनका उपयोग किया जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जोशी मठ से ये सीधी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। छह फरवरी को हुई आपदा के बाद से ही लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 38 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन 35 लोग अभी भी टनल के अंदर ही फंसे बताए जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।